सारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि 51 पूर्व और मौजूदा सांसदों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस चल रहा है। इतना नहीं, पूरे देश में करीब 48 मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीबीआई के केस भी लंबित है। अगर सभी राज्यों की अदालतों और पुलिस थानों की बात करें तो वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ 5 साल से ज्यादा समय से केस लंबित है। आज के हस्तक्षेप में हम सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों से इस तरह के संगीन मामलों में लेट लतीफी के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। देश में करीब 250 वर्तमान और पूर्व सांसद विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में केस चल रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट से उजागर हुई है। इन माननीयों के खिलाफ लंबित मामलों की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि देश के पूर्व और मौजूदा 51 सांसद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में इन आरोपी सांसदों की डिटेल शेयर नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के कुल 71 सदस्यों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामले दर्ज हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंद्रिया ने अपनी रिपोर्ट में सर्वोच्च अदालत को ये जानकारी दी है। न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों और नियमित निगरानी के बावजूद सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कई मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं। उत्तर कोर्ट में ही पेश सीबीआई की एक ऐसी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 121 केस लंबित हैं। इनमें 14 मौजूदा और 37 पूर्व सांसद शामिल हैं। सीबीआई के सामने अलग अलग राज्यों के 112 विधानसभा सदस्यों के खिलाफ भी केस हैं। इनमें 78 पूर्व और 34 मौजूदा एमएलए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में तमाम दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों में तेजी से सुनवाई की मांग की गई है, जिस पर अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। आजाद भारत के 75 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद जब हम अमृत वर्ष मना रहे हैं तो ऐसे में सवाल अब उठ रहा है जोर शोर से कि आखिर कब तक ऐसे संगीन मामलों को लंबे समय तक लंबित रखा जाए। और ये अपने आप में बहुत तस्वीर स्पष्ट करती है कि हम प्रजातंत्र को आखिर कब तक इस तरीके से हम स्वरूप में ले जाना चाहेंगे। कहीं तो राजनीति की गंगोत्री साफ हो, तभी तो आगे गंगा राजनीति की और साफ होती जाएगी। बहरहाल समझने की कोशिश करते हैं। कई खास मान मौजूद है, हम पहले उनका परिचय करा दें। बीजेपी नेता आनंद साहू, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर बीके त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, अभी थोड़ी देर हमसे जुड़ेंगे। रमेश श्रीवास्तव, आदि पार्टी के नेता है, आपका बहुत स्वागत है। और चंद्रशेखर यादव, आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, हम पहले आप ही से समझना चाहेंगे कि ये मामले जो इतने समय से लंबित हैं और बड़े ही गंभीर मामले हैं, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इस तरह के मामले में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि प्रजातंत्र के वो एक ऐसा चेहरा है जो जनप्रतिनिधि है, जिन पर भरोसा आदमी का कायम होता है, और वो इन मामलों में इतने घिरे हुए बड़ी संख्या में है। तो क्या लगता है आगे क्या रुख होगा अदालत का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है, प्रिसाइजली इसी बात पे पेंडिंग है। जो भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं,
या और भी राजनीतिक लोग हैं उनके खिलाफ में केसेस कैसे फास्ट ट्रैक किए जाएं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस आदेश का पालन करते हुए 12 स्पेशल कोर्ट्स बनाए थे, जिससे अभी 10 फंक्शनल हैं, 2 दिल्ली के अंदर फंक्शनल है, जो MP-MLS कोर्ट कहलाते हैं कॉम पार्लेंस के अंदर में। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये MP-MLS कोर्ट से कहते हैं। वो उसकी मॉनिटरिंग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से होती है हाई कोर्ट के थ्रू में, और टाइम टू टाइम उसमें रिपोर्ट मांगी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ दिन पहले पास किए गए ऑर्डर के अंदर में एक रिपोर्ट भी मांगी थी कि 5 साल से ज्यादा लंबित मामले कितने MPs MLAs के अगेंस्ट हैं और किस किस राज्य के अंदर में हैं। तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया गया था और हाई कोर्ट ने उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और हाई कोर्ट जो खुद भी सुपरवाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये फास्ट ट्रैक चीजें होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी। और एक हम एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी हम कहें तो एक मैच्योर लीगल सिस्टम में एंटर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में, और ये इस याचिका का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर में काफी ये एक्टिव होगा। कितने साल से ऐसे मामले चल रहे हैं? देखिए, मामले तो 10-10 साल से चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों पहले एक ऑर्डर पास किया, इसमें हाई कोर्ट को निर्देश किया कि जितने मामले 5 साल से पुराने हैं सबकी लिस्ट दी जाए ताकि उसे फास्ट ट्रैक किया जा सके। अभी और जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं स्पेशल कोर्ट के अंदर में उनको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मैटर्स को देखना है। तो इससे हम आशा करते हैं कि मैटर 2 साल 3 साल के अंदर में एक एक केस खत्म होंगे, वो नतीजे पे आएंगे। चाहे नतीजा जो भी हो, किसी का कन्विक्शन हो, किसी का एक्विटल हो, वो बात लगे, लेकिन एक नतीजा जरूर आएगा। बिल्कुल, देखिए चाहे दोषी हो या निर्दोष हो, ये बात तो तय हो जानी चाहिए और एक निश्चित समय सीमा के अंदर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अमृत वर्ष मना रहे हैं देश की आजादी का और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की पहल निश्चित रूप से सराहनीय भी है। आनंद साहू जी, सत्ता में केंद्र में आप हैं और तमाम ऐसी चीज़ों से हम लोग भी रूबरू हो ही रहे हैं कि कितने ऐसे केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, एक टाइम फ्रेम तो बांधना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की यदि बात हो रही है, स्पेशल बेंच की बात हो रही है जो कि बिठा भी दी गई है, तो क्या लगता है आपको कि इतने जो जनप्रतिनिधि जिन पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं, आखिर इस प्रजातंत्र में ऐसे चेहरों को लोग कब तक चुनते रहेंगे? निश्चित रूप से देखिए संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके चैनल में ये विषय को लिया और चंद्रशेखर जी ने बहुत साफ शब्दों में बताया कि किस तरह से अलग अलग कोर्ट भी बनाए गए हैं। स्पेशल कोर्ट है, दिल्ली जैसे जो देश की राजधानी है उसमें 2 अलग MPs MLAs के लिए भी वो कोर्ट बनी हुई है। और मुझे लगता है कि ये जो कई वर्षों से जो पेंडेंसी है वो केवल ED CBI और इसके केस का पेंडेंस नहीं है, और भी सारे हजारों केस ऐसे हैं जो बहुत वर्षों से लंबित हैं। इसको ध्यान में रख के आपको याद होगा हमारे आदरणीय जो विधि एवं न्याय मंत्री हैं अभी के श्री किरण रिजिजू, उन्होंने कहा, पब्लिकली भी कहा 2-3 बार कि आजादी के अमृत महोत्सव का वेला है और ऐसे में हर एक भारतवंशी को जो देश के नागरिक हैं उनको अपने को न्याय पाने का अधिकार है। और आपको मालूम है कई वर्षों तक बेल ही नहीं लगते हैं। अब उसका सुनवाई बेल ही नहीं होगा, यानी पहले बेल ही नहीं लगेगा, यानी उसको पहले सुनवाई से पहले ही आप एक तो कन्विक्ट कर दिए, एक तरह से सजा दिए। अब उसको अगर एक्विटल भी होता है तो वो तो बिना कन्विक्शन का ही वो सजा भोग लिया जी। कहने का मतलब अब इसीलिए देश के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा कि जल्दी से होना चाहिए। और हमारे सांसद हैं, उनका नाम आपको मैं आपके चैनल से बताता हूं, श्री गोपाल शेट्टी, जो बहुत लोकप्रिय हैं वहां मुंबई के, नॉर्थ मुंबई के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और वो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है प्रोसेस उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए।
और मैं तो एक घटना अब अपने जीवन का मैं आपको शेयर करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं असंगठित मजदूरों के समाज सुरक्षा पे करीब करीब 25 वर्षों से काम कर रहा हूं। मैं 3 बार तिहाड़ जेल के अंदर जो हमारे इनमेट्स हैं, कैदी हैं, उनको मिलने के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए गया और उसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो युवा और जो गरीब तबके के लोग हैं वो जेल में पड़े हैं। तो मैंने उस समय तत्कालीन मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कहा कि भाई साहब आपके हाथों भी एक न्याय जो है देश का अटा हुआ है। मैंने कहा कि हमारे देश के जो गरीब मजदूर हैं, छोटे मझोले तबके के लोग हैं, उनको जो है सुनवाई, उनका केस जल्दी नहीं हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री एक मजदूर का बेटा है, ऐसे टाइम में जब आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं कि लोगों को न्याय जल्दी मिले और जिसको न्याय भी मिल गया उसको भी वहां से जेल से निकलने के लिए जो बेल आउट प्रोसेस है वो करने के लिए लोग आ नहीं रहे सामने ठीक से, क्योंकि गरीब लोग के पीछे कोई होता नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए उन लोगों के प्रति भी सहानुभूति के तौर पर कोई नीति निर्धारित करके इनको बेल आउट करके इनको आजादी के अमृत महोत्सव में भारत के नागरिक होने का गौरव उन सबको मिले, ताकि देश में। लेकिन एक छोटा सा सवाल है आनंद जी आपसे, साथ मैं रुक करूंगा कांग्रेस पे हमारे पास। डॉक्टर बीके त्रिपाठी, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जी, आप बताएं कि ये तो गरीबों की बात और उनकी तो पूरी कड़ी टूट जाती है, घर बेचकर बेचारे के लड़ रहे होते हैं और अपने देश में ये सिस्टम नहीं है कि जो बेचारा पैसा अफोर्ड नहीं कर सके वो अपना जमीन जायदाद बेच कर अपना हक मांगने के लिए, न्याय पाने के लिए मुकदमा लंबे समय से चलते रहते हैं। हाई प्रोफाइल मामले में बेल तो बहुत ही मिल जाता है, लेकिन मामला फिर लटका क्यों रहता है? निश्चित रूप से ये सब विषय पे बहुत अंतरात्मा के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से हर एक जो जुडिशरी सिस्टम में जो लोग हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है और कोर्ट को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो कोर्ट का जो सिस्टम है उसमें अगर भरोसा अगर कायम करना होगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है। क्योंकि आज जिस तरह से माननीय न्यायालय में सुनाई, अगर आप कोर्ट में कभी गए होंगे संजय जी, तो एक केस में 1-2 मिनट मिलता है और बहुत बड़े वकील जब खड़े हो जाते हैं तो हो सकता है 2 घंटे भी पास होता है। तो ये जो होता है इस पे हमारे माननीय आदरणीय जो न्यायाधीश हैं उनको भी चिंता करना चाहिए। और एक तरफ गरीब लोगों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, अचानक सुनवाई होता है, लेकिन उनके सुनाई कहने का मतलब 1 मिनट में ही उनका केस निपटारा हो जाता है। तो ये सब विषयों पे कोई पैमाना तय करना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति के ऊपर सुनवाई अच्छी हो और सकारात्मक तरीके से उनका सुनवाई हो, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और जल्दी निपटारा हो। होता क्या है, इतना लंबा चला जाता है, उसमें वकीलों का भी उतना ही रोल है। हर वकील चाहता है कि ग्राहक फंसा रहे ताकि उनको अपना जो भी है मानदेय मिलता रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर केस क्लियर कट है, एविडेंस है, सब कुछ है, तो उसको ठीक तरह से बहस करके जल्दी खत्म हो, ताकि जो पीछे जो बैकलॉग होगी यहाँ मैं सहमत हूँ आपसे, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर बीके त्रिपाठी, कांग्रेस क्या दे रही है और कांग्रेस को क्या लगता है अब जब जाकर सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया और 21 नवंबर को सुनवाई भी होनी है, स्पेशल बेंच बनाने की बात थी ताकि ऐसे मामलों का निपटारा जल्दी हो। अभी देर तो बहुत हो चुकी है, अब जितना जल्दी भी होगी तो भी देरी ही होगी, लेकिन एक शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? संजय जी, मेरा नाम डॉक्टर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक प्रयास की कोशिश, लेकिन ये कोशिश बहुत सार्थक नहीं थी। मैं इसमें ये कहूँगा एक प्रक्रिया होती है न्यायालय में जाने के बाद, इस तरह से एविडेंसेस वहां पेश किए जाते हैं, सरकार की जो इच्छाशक्ति होती है वो दिखाई दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के समय कांग्रेस को इस कटघरे रखा था कि ऐसे सभी मुद्दों पर सरकार कुछ काम नहीं कर रही। 8 साल से
सरकार किस तरह से काम कर रही है, कार्यपालिका इसमें या विधायिका क्या काम कर रही है, इस पे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ठोस कुछ नहीं है। सिर्फ हम न्यायालय की तरफ एक उम्मीद कर रहे हैं और न्यायालय पे समझते हैं कि बोझ है। तो न्यायालय पे भी अगर जो बोझ है तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद को यह अधिकार मिला है कि वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, माननीय न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, इस तरह के प्रावधान कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा ही बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी स्पर्श करती दिखाई नहीं दे रही है। इसमें एक उम्मीद की जा सकती है सरकार से कि एक बेहतर तरीका अपनाया जाए। लेकिन दूसरी जगह जिस सीबीआई की जांच की या जहां पे एविडेंसेस होते हैं या डेट लगती हैं, वहां पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हीला हवाली है। प्रोसिक्यूशन अपना काम उस तरह से अगर जो करे तो ये प्रक्रिया न्यायालय में थोड़ी तेज गति चल सकती है। उसके ऊपर भी मैं आ रहा बहुत हूं, बड़ा एक बीजेपी आ रहा रैपिड एक्शन बन रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में जजेस अपॉइंट होंगे। इसलिए कब जब होंगे तक सर? उनका ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड तैयार टर्म नहीं चल हो, रहा है, आप कब देखेंगे होंगे? कि विगत 70 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, 1 मिनट से जी मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं जो 70 साल में जो कोर्ट बने थे उसे अकेले 8 साल में हमारी सरकार आने के बाद बहुत सारे न्यायालय का जो परिसर है वो और बृहद पैमाने में बनाए जा रहे हैं और बन रहे हैं, ताकि जो कोर्ट में नए जजेस जाएंगे उनको अपना आवंटन हो सके और निपटारा जल्दी हो सके। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, मैं आरोप में नहीं जाता हूँ, उन्होंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और कितने नए जजेस अपॉइंट किए। हम लोगों ने ऑलरेडी 25% जजेस ज्यादा अपॉइंट कर चुके हैं और ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हमारी सरकार निश्चित रूप से ये हजारों की संख्या में जजेस जो है बढ़ेंगे। और ये भी एक कारण है कि देश के युवाओं को ये बात पता चला, तो आज सबसे ज्यादा लॉ पढ़ने वाले बच्चे देश में सर्वाधिक हो गए हैं। ये भारत के बच्चे
विदेशों में भी लॉ पढ़ने के लिए जा रहे हैं ज्यादा। सर वो तो सही भारत में है, भी वो लॉ की वकालत पढ़ाई करेंगे, नहीं न्यायाधीश बनेंगे तो वकील बनेंगे, ये तो सही है। लेकिन सवाल है कि जो वैकेंसी है, हम 70 साल से यही सुन ही रहे हैं सर। 75 अमृत वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यदि पूरा ढंग से नहीं तैयार किया गया तो इसके लिए कांग्रेस पर भी सवाल है। लेकिन अब तो सवाल का जवाब आप ही देना पड़ेगा, सुधारिए ना। हम लोग तो सुधार रहे हैं संजय जी। इसीलिए हमने सब जगह कोर्ट को बढ़ा रहे हैं, तमाम तरह की कार्रवाई हो रही है, और इसीलिए मुझे कोई संशय नहीं है। और अगर कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है, जो कॉलेजियम सिस्टम है जी, इसको समाप्त करना चाहिए। इसका डिमांड लोकतंत्र तरीके से एग्जाम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के जजेज बने, तो मुझे लगता है कि हम लोग जैसे लोकतांत्रिक तरीके से 25-25 साल काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी हर 5 साल में परीक्षा देना पड़ता है, चुनाव में जाना पड़ता है, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जजेज हैं वो एक बार हो जाते हैं, उनको एग्जाम ही नहीं, फिर आगे अपने आप कॉलेजियम सिस्टम से चलता रहता है। चलिए तो फिलहाल हमारा ये कहना है जी। कि सबका जो है कहीं ना कहीं एक कमीशन बनाने की योजना थी, उसको लागू करना चाहिए, जो कि टर्न डाउन हो गया था। कौन करेगा सर, पार्लियामेंट बताइए में ना। आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था। तो ये पहली बार हुआ था भारत के इतिहास में कि लॉ विच पार्लियामेंट वांटेड टू मेक एज ए रिफॉर्म which was turned down by Supreme Court of India। तो पार्लियामेंट का जो अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी न करे, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्याय प्रक्रिया है उसमें पार्लियामेंट दखल अंदाजी करे, ये मर्यादा है। ये सब पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार में कार्रवाई हो रहा है। ठीक भाई, रमेश श्रीवास्तव जी, आपकी क्या राय बनती है? रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रमेश श्रीवास्तव जी, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? हेलो मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप सुन पा रहे, शायद म्यूट किए हुए थे आप। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, कट कट के आ रही है, आप जारी रखें। देखिए, वो आपकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो कार्रवाई हाना वाली फंसी है, और उसमें कई सुप्रीम कोर्ट फंसे हुए हैं, उनका क्या होना चाहिए? मैं आपके पास फिर करूंगा, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, स्पष्ट तौर पर हम नहीं सुन पा रहे हैं। भाई चंद्रशेखर जी, अब थोड़ा समझाइए कानूनी पहलू को, क्योंकि अदालतों की अपनी सीमाएं होती हैं, और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उस तरीके से है और वैकेंसी है वो भरी नहीं जाएंगी, तो ये सवाल हर सरकार पर रही है, और मौजूदा सरकार पर भी ये सवाल है। तो क्या रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं? बिल्कुल। तो जहाँ तक जजेस का अपॉइंटमेंट की बात है, अपॉइंटमेंट 3 लेवल पे होता है, या रादर कहें 4 लेवल पे है। एक सबसे लोअर जुडिशरी में है जो मजिस्ट्रेट लेवल पे है, उसके ऊपर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के लेवल पे है, फिर हाई कोर्ट लेवल पे है, फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एंटेंगल्ड हो जाते हैं, हम आगे बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस और ट्रायल जजेस की भारी कमी है, क्योंकि किसी केस की शुरुआत वहां से होती है। हम जो मामलों की बात करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामलों की भी बात करते हैं कि इतने मामले वहां पेंडिंग है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार के हाथ कीजिए, और वहां का हाई कोर्ट मॉनिटर करता है। और जो हाई कोर्ट की है वो रिस्पेक्टिव कॉलेजियम सिस्टम है, वहां से होता है, और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए होती है, वो सब चीजें होती हैं। वो बात सही है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, हम उससे जूझ रहे हैं, हमें रिफॉर्म करना चाहिए, हमें नंबर ऑफ जजेस ज्यादा चाहिए, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और इस पे सरकार को भी काम करना चाहिए। अभी मैं बता रहा था आपको, जो स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, MP MLS कोर्ट,
इसके अंदर कोर्ट की डायरेक्शन, ये बात उठी थी कि फंड कहाँ से आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप प्रोवाइड करिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था और स्पेशल कोर्ट्स बने, 12 बने, जिसमें 10 फंक्शनल आज के दिन में हैं। तो इस तरह की इंटेंशन से चीज़ें हो रही हैं और अब बात यह है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव अगर नहीं होंगे हम, तो जो 70-75 साल में डेवलपमेंट्स में हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, क्राइम्स बढ़े हैं, ऑफेंस बढ़े हैं, नेचर ऑफ ऑफेंसेस भी बढ़ गए हैं बहुत सारे। पहले इतने करप्शंस नहीं हुआ करते थे, पहले इतने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ करती थी, अब वॉल्यूम गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुल गए हैं। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ जजेस की रिक्वायरमेंट है, इस पे सारी सरकारों को कार्य करना चाहिए। बस मैं एक चीज और अपने विजडम से सजेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे जजेस को थोड़ा डिस्पोजल की तरफ ओरिएंटेड होना पड़ेगा और जजेस की ट्रेनिंग एक पार्ट है जो होती है और इसको फर्दर और बढ़ानी चाहिए, जजेस की ट्रेनिंग को और बढ़ाना चाहिए ताकि वो डिस्पोजल में ज़्यादा ओरिएंटेड रहें। अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट में नहीं होने चाहिए, चाहे लॉयर की ग्राउंड पे हो, चाहे जजेस के ग्राउंड पे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्राउंड पे हो, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए और किसी को भी अननेसेसरी बिना किसी रीजनेबल कॉज से एडजर्नमेंट नहीं देना चाहिए। और हर केस के एक नॉर्मल सीमा होनी चाहिए कि 2 साल, 4 साल, 5 साल ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। डिस्पोजल होना चाहिए। बिल्कुल समय सीमा आप नहीं कर रहे हैं तो गरीब तो बिल्कुल ही टूट जाते हैं, गरीब तो बेचारे कराहते रहते हैं। बिल्कुल, बड़े लोग तो फिर भी संपन्न होते हैं तो उनका मामला यदि लंबित रहता है तो कोई बात नहीं, बस उनको बेल मिल जाए, उनको बेल मिल भी जाता है। भाई ये तो बड़ा ही यक्ष प्रश्न है डॉक्टर बीके त्रिपाठी, और कांग्रेस के समय में भी ये सवाल उठते रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जजों की बहाली को लेकर। लेकिन तो फिर अब ऐसे क्या होगा? उठते रहे हैं और कांग्रेस ने उस पर काम भी किया है, लेकिन विकास की काम तो बीजेपी भी कर रही है, अब बता तो रही है बीजेपी। जी, बीजेपी की यही बात पे आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो कोशिश थी आज 70 साल में जो देश ला के दिया था, जिस तरह की चीजें आप उन्हीं को डायमेज कर रहे हैं, आप उन्हीं को तोड़ रहे हैं और ऊपर से आप बात ये करते हैं। जैसे अभी भी आनंद साहब बोल रहे थे तो इनके पास धरातल पे कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ ये कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, हमने अभी तक ऐसा कर दिया जो कांग्रेस ने नहीं किया। आप इसी बात पे तो आए थे। संजय जी, पूछता हूं 2014 और 2019 में जनता ने आशीर्वाद इन्हें किस बात पे दिया? कांग्रेस की जो कमियां थी वो दूर कर देंगे, और आप तो बड़े वादे करके आए थे, साधन खत्म कर देंगे, 15 लाख आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि 8 साल में पूरे संरचनात्मक ढांचे को आपने ध्वस्त कर दिया है। मैं अभी आपको बताऊं, जैसा सर कह रहे थे कि जो भर्तियां होती हैं, यूपीएस देश का सबसे बड़ा लोक सेवा आयोग है जो भर्तियां करता है। एवरेज कांग्रेस के समय में एक साल में लगभग 1,40,000 भर्तियां होती थी। ऐसा संसद में सरकार ने स्वीकार किया प्रश्न के जवाब में, जो 2018-19 तक आते आते उसका आंकड़ा सिर्फ 38,000 40,000 रह गया है। सिर्फ यूपीएससी से भर्तियां होने वाली 1 लाख प्रतिवर्ष आपने कर दी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पीसीएस जे की भर्ती करता है, जिसके माध्यम से हमें जो जज ऑफिसर होते हैं वो मिलते हैं, वो भर्ती परीक्षा पिछले 4-5 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। आप बताइए, जब 5 साल से आप लोअर कोर्ट के लिए, सेशन कोर्ट के लिए जजेस की भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो जज कहां से आएंगे सिस्टम में? ऊपर से प्रोसिक्यूशन की भर्ती का यही हाल है। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की भर्तियों का हाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एपीओ की भर्ती लास्ट कब हुई थी उसका आंकड़ा आप उठा के देखें, तो पूरे सिस्टम आपने डैमेज कर दिया है। सिस्टम में लोग नहीं है और उसके बाद आप सिर्फ आके आंकड़े देते रहेंगे। आपकी फाइलों में गांव का मौस गुलाबी बना रहेगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये आगे झूठे हैं, आप जरा सुधारिए। हम मानते हैं। चलिए, ब्रेकआउट हो गया है, मैं जवाब मांगूंगा बीजेपी के माननीय से, आनंद साहू जी से। और रमेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी ठीक से, उम्मीद करता हूँ पहुंच रही है। बस आप भी मेरी आवाज भी पहुंच रही होगी। हाँ, बिल्कुल आ रही है। अब धन्यवाद, आप भी अब तैयार रहिए, हम आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से लोग परहेज करते हैं, लेकिन करना चाहिए। यदि प्रजातंत्र को यदि मजबूत देखना चाहते हैं तो उसमें एक बड़ा पिलर है अदालत, और उसमें लाखों लाख केसेस यदि पेंडिंग है लंबे समय से और लोग कराहते रहते हैं, कहाँ जाएं, वो किसे गुहार लगाएं? तो माननीय न्यायाधीशों से वो गुहार लगाने जाते हैं। अब जाकर सर्वोच्च अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खास स्पेशल बेंच
बना दिया है और पहल की है, वो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद भी है, लेकिन अभी बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है। समझेंगे क्या क्या स्टेप उठाने की अब आवश्यकता है। जल्द लौटते हैं, हस्तक्षेप जारी है। आपको लगता है कि बुलडोजर में जो बुलडोजर चला गया, बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। शुरुआत कहाँ से हुई आप राजनीतिक जीवन में? हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तो हो गया था। मूल मानता में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। तीन बात का मुद्दा है जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बीजेपी की लोग ही बीजेपी को हराने में जुट गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संवाद है तो समाधान। अपना दल के लिए कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए गठबंधन को मजबूत करने लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया। राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है, नसीब हो चाहे ग्रास तो वो काम करना पड़ेगा। उत्तम प्रदेश बनने का वो पूरा हुआ। हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। बेबाक हूँ, जो कहना है छाती ठोक कर कहता हूँ। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। अटल ने मुझसे कहा था कि काजल की कोठरी है, जान आसान है, साबित निकलना मुश्किल है। ये हमारे साथ संवाद, सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं हस्तक्षेप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ज्वलंत प्रश्न है और बहुत ही गंभीर प्रश्न है ये। आखिर समय सीमा कब होगी? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में जहां लगभग 450 विधायक और सांसद और पूर्व सांसद विधायक मिलाकर यदि हम देखें तो ऐसे 450 के केसेस हैं लगभग, और वो मामले लंबे समय से अटके पड़े हैं और वो जनप्रतिनिधि भी बनते रहते हैं। जनता उन्हें चुन के भी भेजती है। और एक तरफ तो सवालों के घेरे हैं, वो गंभीर मामला है हवाला जैसे, बावजूद उसके वो क्लीन चिट लेकर संसद या विधानसभा में अपनी प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। तो कैसे मजबूत होगा प्रजातंत्र? रमेश वास्तव जी बताइए, अब यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो विषय आपने उठाया है, बहुत दिनों के बाद किसी सार्थक विषय पर किसी मीडिया चैनल ने बैठ करने का साहस, इसके लिए साधुवाद, शुक्रिया। वरना लोग तो तुम में ही लगे रहते। इतना व्यापक विषय है ये। मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने कहा कि ये इसमें पेडेंसी है, समय लगता है। देखिए, ये जो हवाला की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो गवर्निंग लॉ बन जाता है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बन जाता है, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड कानून कई और आ जाते हैं। इनकम टैक्स का मामला बन जाता है, आय से अधिक संपत्ति का मामला बन जाता है, पैसे को किसने कमाया और किसके यहाँ गया इस करने की एक चुनौती होती है। मल्टीपल एजेंसियां जांच करने पे आ जाती हैं, ईडी भी लग जाती है, सीबीआई भी लग जाती है। अगर कहीं आतंकवादियों का कनेक्शन होता है तो एनआईए भी लग जाती है। तो कई एजेंसियां लग जाती हैं। देश में भी इसकी जांच चल रही होती है, विदेशों में जो कनेक्शन होते हैं वहां भी जांच चल रही होती है। तो जाहिर है जांच प्रक्रिया काफी लंबी और भले चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है ये तो सीआरपीसी के थ्रू भी गद होती है। सीआरपीसी बहुत पहले का बना हुआ। अभी एक साथी कह रहे हैं कि अब क्राइम भी नए तरीके से होने लगे हैं, तो जाहिर है सीआरपीसी को, आईपीसी को अमेंड करने की जरूरत है
और केंद्र सरकार ने अभी 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इन कानूनों को संशोधित करने जा रहे हैं, नए जमाने की आवश्यकता के अनुसार इन कानूनों को बना रहे हैं। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। अभी जो मैं पेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, अभी कई सारी प्रवक्ता और वकील साहब भी कह रहे थे कि ये जज का अपॉइंटमेंट नहीं होता, और हमारे भाजपा के साथी तो कॉलेज सिस्टम को खत्म करने की बात करने लगे। मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है जो अभी अपनी आजादी को बना के रखे हुए, और उनको यही पसंद नहीं आ रहा है। यूनियन लॉ मिनिस्टर 3 बार स्टेटमेंट दे गए कि कॉलेजियम सिस्टम बड़ा खराब है जी, एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट करना चाहिए, मतलब इनको अब जुडिशरी भी कमिटेड चाहिए। ठीक बात नहीं है। कम से कम हम लोग नहीं, लेकिन एक बात बताइए रमेश जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, आपसे जवाब लूंगा इसका, क्योंकि ये सवाल उठाए हैं कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने को लेकर। आप सिविल सर्विस के एग्जाम देने के लिए जब लोग जाते हैं और जो एस्पिरेंट चुनकर आते हैं वो आईएएस हैं, आईपीएस होते हैं, और सिस्टम को वो रन कर रहे होते हैं और वो बड़े ही योग्यता के साथ चुने जाते हैं, तो क्या ये सरकार एक प्रक्रिया के तहत यदि बातें यदि चल रही हो तो उसमें सार्थकता आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? उसमें फिर जब आप माननीय न्यायाधीश बन जाते हैं तो फिर सरकार का दखल का, अदालत तो देखिए यही बात आपने बहुत अच्छी होती है जी, बहुत बढ़िया बोला आपने। देखिए सिस्टम है कि जो लोअर जुडिशरी है उसमें 2 जगह से अपॉइंटमेंट आ रही है, एक तो एलिवेशन से, वकालत के एलिवेशन से, और दूसरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कंपटीशन इम्तिहान देकर होता है। जो कॉलेजियम सिस्टम है महोदय, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए ही है। हाँ बिल्कुल। और वहां जो बातें होती हैं वहां कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, वहां के फैसलों से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। यही वजह है कि एक बार ये सरकार एनजेएसी का बिल ला करके पास करवा करके सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू में हार चुकी है और फिर दोबारा कोशिश कर रही है। तो ये न्यायपालिका को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। तो अभी चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए और जो फिलहाल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने भी इस पर चिंता व्यक्त की। अभी जो यू ललित साहब रिटायर हुए, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कॉलेज सिस्टम बढ़िया है, फंक्शन कर रहा है। आप अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे हमला कीजिए। आपने बहुत अच्छा उठाया ब्यूरोक्रेट वाला पॉइंट, बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे चुन करके आते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसी खबर देखने को नहीं मिलती कि किस नेता ने किस ब्यूरोक्रेट के साथ कैसा व्यवहार किया? कभी हाँ, ये भी खबरें आती हैं, चला जाता है वो, तो ये अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी। लेकिन वो क्यों? उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, इंक्रीमेंट सब कुछ उनके हाथ में है। ऐसा जजेस के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसका जवाब मैं आनंद जी से ले लेता हूँ, क्योंकि आप गंभीर मुद्दे उठाए हैं जी। मैं जवाब ले लेता हूँ। आनंद जी, आपकी ही बारी है, जवाब आप ही को देना है। सवाल दोहरा देंगे क्योंकि इनका आवाज मुझे एक भी सुनाई नहीं दिया मैंने। अच्छा कोई नहीं, मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इन्होंने 2 बातें कही कि एक पहल हुई है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में इन्होंने जोड़ा कि कॉलेजियम सिस्टम को जो खत्म करने की वकालत आपकी पार्टी सरकार कर रही है, ये उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के इंटरफेरेंस जुडिशरी में ज्यादा होने लग जाएगा और फिर न्यायालय की जो अपनी स्वतंत्रता है वो कहीं कहीं सवालों घेरे आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब कमीशन बनेगा और उसमें ये कहा जा रहा है कि एग्जाम के बाद जो भी इंटरव्यू भी होगा उसमें इवन अपोजिशन को भी रखा जाएगा और सीबीआई यानी अपने चीफ जस्टिस हैं वो भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें सरकार की दखल रहेगी, वो भी सिर्फ इंटरव्यू में। जैसे आज होता है, आज के सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट है, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बकायदा वहां रहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपको याद होनी चाहिए ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो देखिए क्या अलग अलग समय में अलग अलग चीफ जस्टिस ने अलग अलग बातें कही, तो वो उन विषयों पे नहीं जा करके मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि वो मर्यादा का विषय है। वो सुप्रीम कोर्ट के जितने चीफ जस्टिस हैं वो अपने अपने समय अनुसार अपने अपने वक्तव्य दिए हैं,
उनको जो अच्छा लगा उन्होंने बोला है। हमारे लोकतंत्र में सभी को वो निहित है अपने विचारों को व्यक्त करने का। मैं यहाँ एक बात कहूंगा, आज केवल 25%, 1 मिनट में पूरा कर लेता हूँ विषय को, 25% यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स का विषय केंद्र सरकार के पास जाती है। बाकी सारे कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स राज्य सरकार के पास है, जिसमें लेबर कोर्ट भी है, तमाम और महिला कोर्ट है और अलग अलग चीजें हैं। तो क्यों हमारे देश की जो राज्य सरकारें भी, जहां तक मुझे लगता है, उन्होंने भी इस विषय को जितनी गंभीरता से लेके एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय को लेकर के गहन चिंतन करते हुए आज एक बड़ी विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका भी मैं आपके चैनल में बता देता हूं, कॉमन सिविल कोड आ रहा है, उसके माध्यम से सबको न्याय बराबर हो, सबको अधिकार बराबर हो, सबका जिम्मेदारी भी बराबर हो। ऐसा है कि संविधान में अधिकार को तो सब मानते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से मुख मोड़ ले रहे हैं। देश के प्रति जिम्मेदारी है लोगों का, सब वापस आते हैं बराबर मामलों में, और उसी प्रकार न्याय पाने का अधिकार भी सबको बराबर है। आपसे मैं विनती करूंगा संजय जी, आप पूरी टीम को लेकर के एक बार बिहार जाइए, और नहीं हम ले चलेंगे आपको, तैयार करिए, वहां डायरेक्ट लाइव करेंगे कि वो लोग गरीब लोग कैसे जेल में फंसे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैं आप बीच में हम लोग ज्यादा इंटरफेयर करें, बोलने दीजिए जी को अपनी बात पूरी कर दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मैं संजय जी, मैं ये व्यथा जो है मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं असंगठित मजदूरों के लिए वर्षों से काम कर रहा हूं। आज तक आप बताइए किसी नेता ने इतने खुल के असंगठित मजदूरों के बारे में, चाहे गरीब हो, जैसे कंस्ट्रक्शन, रेडी पटरी, सप्ताह बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर, घरेलू कामगार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फीडर, कारपेंटर, मछुआरे, चाय बागान वाले, खेतिहर मजदूर, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड, पार्किंग वाले, मंदिर प्यारी, सेवादार, ये गरीब गुरबा जो लोग हैं, मजदूर लोग जो हैं, आज जाके देखिए वहां, मेरे साथ चलिए पूरी टीम लेकर के, वहां आप एक निरीक्षण करिए कि क्या उन लोगों ने क्या क्राइम किया और किस तरह से जेल में गए। किसी को बीच बचाव में जाने अनजाने जोश में गलती होगा, अब वो आज ट्रायल चल रहा है, किसी का तो सुनवाई भी हो तो निकालने वाला कोई नहीं है। इतना बेहद दर्दनाक स्थिति। ठीक है सर, ये सब चीजें एडजस्ट करें, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तो एंटरटेनमेंट का मामला हो गया ना, कि जिन पर आरोप लगे हैं वो जनप्रतिनिधि भी होते हैं और वो अपना आरोप को अपना लंबे समय से चल रहा है भाई। हाँ, कई सारे केसेस ऐसे हैं कि एक उम्र गुजर जाती है और फिर जब कई लोग गुजर जाते हैं उनके बाद उन पर फैसला आता है, तो ये तो व्यथा फिर आगे भी है ना। मामला केवल एक व्यक्ति सरकार निर्णय ले तो वो भी नहीं चलेगा, इसलिए लोकतंत्र में पार्लियामेंट में ये बहस हो कि बड़ी बहस की जरूरत है। अब बहस करके इसमें निर्णय जो हो उसको में बहस तो नहीं हो पाएगी सर, शोर में तो सब कुछ आता है। जो है चुने हुए जो संविधान के प्रतिनिधि हैं, असली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव, दे आर द इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट द सिलेक्टेड मेंबर। they have to abide with the rules act whichever they have made in the parliament has made. So पार्लियामेंट का जो डिसीजन होगा, निर्णय होगा। जनाब कांग्रेस के मेहमान पर बीके त्रिपाठी को जोड़ लूं, काफी देर से कुछ बात रखना चाह रहे थे, बताएं। जी संजय जी, मैं ये कह रहा था कि बहस में अपने मुंह मियां बिट्ठू बनना जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काम है, वैसे ही आनंद साहू साहब का काम है। चलिए ना, आप अपनी काम की बात बताइए ना। वही बता रहा हूँ कि इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। इन्होंने तो जितने नाम गिना, जितने सब कामगारों की इन्होंने जिंदगी बदल दी। सिर्फ इनके ही अपने आंकड़े हैं ना, जमीन पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप जमीन पे क्या किए उसका कोई आंकड़ा दे दीजिए। मैं पूरा कि अगर जो न्यायपालिका ही आज बात हो रही है तो आप बताइए कि महिलाओं की आपने कितनी नियुक्ति कर, कहीं एक जगह का आंकड़ा दीजिए। आपने कह दिया प्रदेश सरकारों ने उसे ठीक से नहीं किया। डबल इंजन की सरकार तो बहुत जगह घूम रही है, वो डबल इंजन कर क्या रहा है? डबल इंजन ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी ली है। में भी सबसे ज्यादा महिला जज अपॉइंटमेंट हमारी सरकार की है। रिपोर्ट उठा के देखिए क्या बातें करते हैं आप लोग। आगे मैं आऊंगा आपके पास, पलिट को ले दीजिए।
अपने मुंह मियां मिट्ठू बना, अपने हिसाब से कह देना कि हमने बहुत कुछ किया है और किसी ने आज तक नहीं किया था, उसके बाद ऐसा हो गया है। मैं तो इस वक्त पूछ रहा हूं कि जुडिशरी का सिस्टम है, उस कौन कौन काम करता है? जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, प्रोसिक्यूशन काम करता है और उसके बाद न्यायपालिका काम करती है। न्यायपालिका में आपने कितनी नियुक्तियां और क्या बना दिया, कितने कोड बना दिए, तब आप बताते नहीं साहब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने आ रहे हैं। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना चाह रहे हैं तो 8 साल में आपने पे क्या काम किया? माननीय उच्च न्यायालय 3 बार पूछ चुका है कि केंद्र की सरकार की कोई मंशा है क्या, तब वहां चुप रह जाते हैं। चुनाव आएगा तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जजों की नियुक्ति मैं पूछ रहा हूं, सेशन कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक कहां कहां कितनी की और किन कोर्ट्स को बढ़ाए? प्रोसिक्यूशन में आपने कितनी भर्तियां की, क्या किया? ईडी और सीबीआई आपकी विपक्षी नेताओं को पिट करने में लगी हुई है। जब जहां चुनाव आ जाएगा छापेमारी शुरू हो जाएगी। आपके समय में भी होता था यही, आप भी यही करते सरकार में थे? नहीं संजय जी, कहना बहुत आसान है। कांग्रेस की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज देश की तरह से स्पष्ट जनता सब देख रही है, सबको देख रही है सर। कांग्रेस ने यही किया, हम चाहे कितना भी बोल रहे हैं, पैदा भी नहीं पाती। कांग्रेस के शासन में ही इतनी क्षेत्रीय पैदा हुए। पूरी भारतीय राजनीति का, लोकतंत्र का जो खूबसूरत चेहरा है वो आज दिखाई देता है। लेकिन इस समय सभी एजेंसियों को, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी फ्रंटल एजेंसियां बना काम करेगी तो जांच कहां से हो पाएगी? चलिए हम आपके जो उचित सवाल का जवाब तो आनंद जी से ले लेते हैं, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। आनंद जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आखिर बहाली कितनी की आपने? देखिए, हमने ऑलरेडी बता दिया कि 25% अधिक जजों का अपॉइंट हो गया। दूसरा और एक बड़ी बात, आपको इनको पता होना चाहिए कि सब राज्य जो नीचे के कोर्ट के अपॉइंटमेंट है, ये सुनते भी नहीं है ना, पढ़ते भी नहीं, सुनते भी नहीं, केवल आरोप लगाना और जब सरकार आएंगे तो कुछ नहीं करना, खाली घंटी बजाना। ये क्या आप लोग करें? मजाक बना रखे हैं। जब आप लोग 7 साल रह के शासन में, राज्य सरकार बताइए ना, आपकी जो राजस्थान सरकार ने जजेज अपॉइंट किए और आपके वहां छत्तीसगढ़ की सरकार कितने अपॉइंट किए, वो तो नहीं बताएंगे। कहने का मतलब अपनी जो गिरेबान में नहीं झांका, वो दूसरे गिरेबान पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। उसको किसे ताकत दिया ऐसे बात करने के लिए? आप लोग थोड़ी मर्यादा में रहिए। आरोप 25% बोल रहे हैं। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। आनंद जी, आपकी बात को क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। शेखर यादव जी, आप बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हीं से जवाब ले रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपके पास कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध है? कि मैं परसेंटेज में तो नहीं बता पाऊंगा, पर काफी अपॉइंटमेंट्स इधर हुए हैं, बट अभी भी काफी वैकेंसीज हैं। तो मैं सेंट्रल ट्राइब्यूनल्स जो हैं, हाँ जी, आप ही की बात को ये एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बता पा रहे हैं। जुडिशरी के माध्यम से सबको न्याय मिलेगा। जी आनंद जी, आप ही की बात को हम एड ऑन करते हुए जरा मैं अधिवक्ता महोदय से जरा सा जानकारी ले रहा हूं, आप सुन लीजिए। जी बताएं। जी, तो जैसा कि आनंद साहब बता रहे हैं कि 25% ज्यादा किए हैं, तो परसेंटेज में मैं नहीं बता पाऊंगा, पर जरूर अपॉइंटमेंट्स इधर हुए हैं। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट्स होने की बात है, क्योंकि हम जो हमारी जानकारी है, जो जहां हम प्रैक्टिस करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट और गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजों से हमें पता है। बाकी डिफरेंट स्टेट्स में हमें नहीं पता। जैसा कि हमारे एक पैनलिस्ट साहब ने कहा कि, और मैंने भी ये बात रखी थी, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे, मजिस्ट्रेट लेवल पे अपॉइंटमेंट राज्य सरकार का दायरा है, उसे काम करने की जरूरत है। तो उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है और वो काम होने चाहिए, क्योंकि वो जजेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और उनकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। तो लेकिन अपॉइंटमेंट जरूर है इधर कुछ, लेकिन अभी बहुत करना बाकी है। रमेश जी, सरकार तो आपकी भी है 2 स्टेट में जी, ये तो ज्वलंत मुद्दा है जी। कितने आप लोगों ने अपॉइंट किए हैं? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, सर्विसेज हमारे अंडर में नहीं है, तो दिल्ली का तो मुद्दा छोड़िए। पंजाब की ओर चले? आप पंजाब की ओर चलिए। पंजाब में हमारी सरकार 10 मार्च को आई और 10 मार्च से लेकर के अभी 7 महीने का समय दिया। तो जो पहला वादा भी ठेके पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नहीं करेंगे, वो तो चलिए लोगों ने पूरा कर दिया। अब जहां तक वहां जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात है, वो प्रोसीजर चालू है, उसकी वैकेंसी भी आएंगी, बच्चे इम्तहान देंगे, पास होंगे और वो जज के रूप में अपॉइंट होंगे। लेकिन मैं जरा यहाँ बड़े पॉइंट पे भी अपनी बात कह दूं। हाँ प्लीज।
सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा ये नाराजगी जाहिर की कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके स्थान रिक्त हैं, खाली हैं और सरार भर नहीं रही है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए सुप्रीम कोर्ट के लोग कि उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं भर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा सरकार से कि ट्रिब्यूनल की स्थापना आपने सिर्फ इसीलिए की थी कि हाई कोर्ट के केसेस की पेंडेंसी कम हो जाए। ट्रिब्यूनल का पर्पज यही था, लेकिन आप उसमें पीठासीन अधिकारी अगर नियुक्त नहीं करेंगे तो मामले सुनने वाला कोई वहां बैठा नहीं, तो या तो खत्म कीजिए। और देखिए, एक आध ट्रिब्यूनल खत्म किया इन्होंने, खत्म करके दिल्ली हाईकोर्ट में मिलाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का खत्म करके दिल्ली हाईकोर्ट में मिला दिया, तो फिर कोर्ट के ऊपर वजन बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है कि जब एक अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम डेवलप हो रहा है तो उसको फ्लरिश होने दीजिए, उसको डेवलप होने दीजिए। दूसरी बात, गरीबों की यहां बड़ी चिंता व्यक्त की गई। मैं कहना चाहूंगा, जो अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब जाहिर हुए हैं, उन्होंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पे बहुत काम किया है। गरीब को मुफ्त में वकालत की सुविधा मुहैया कराई जाए, इस पे बहुत काम किया है। दूसरा अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम लोक अदालत का, इस पर भी हमारे पुराने चीफ जस्टिस साहब बहुत एक्टिव थे और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कॉलेजियम है वो बहुत एक्टिव है। तो एक्सपेडिशन हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है, लेकिन जो प्रोसीजरल हिच है जब तक वो दूर नहीं होगा, आयरन आउट नहीं होगा, तब तक आप उम्मीद ना करें कि मामलों का तेजी के साथ निस्तार होगा। अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक महाराष्ट्र से संबंधित है, संजय राउत जी जो राज्यसभा के मेंबर है, बताइए वो उनके मामले में कोर्ट ने ईडी को क्या झाड़ पिलाई? क्या आपके पास कोई सबूत नहीं है? आपने क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ? इतना करने में कोर्ट का समय बर्बाद हुआ या नहीं हुआ? आज हमारे मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन की जमानत का आदेश आना, पता नहीं क्या हुआ कि अगले दिन पे टाल दिया गया। 8 महीने से कोर्ट कह रहा है, करे भाई इनके खिलाफ सबूत नहीं है, सबूत तो लाओ, सबूत तो लाओ, सबूत तो लाओ। ईडी सबूत नहीं पेश करी, सीबीआई पहले क्लीन चिट दे चुकी है उनको। कहने का मतलब क्या है? नहीं, यदि अदालत संतुष्ट होती तो जमानत तो कम से मिल ही जाती ना। आप अदालत संतुष्ट नहीं हुई है तो आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है। सारे हरे बोर्ड जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर खिलाओगे तो पछताओगे कि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, नाइट और बोरो रेजिस्टेंट। ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल। लकी ऑयल खरीदो कोई भी ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। ओकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर खिलाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, नाइट और बोरो रेजिस्टेंट। ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल। लकी ऑफर खरीदो कोई भी ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। ओकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में।